आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़कर बताना है कि माइटोसिस के एनाफेज के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये तो हम जानते हैं कि माइटोसिस सेल साइकिल का एक ऐसा हिस्सा है जब एक सिंगल सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बना देता है, और माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक डिप्लॉयड सेल माइटोसिस अंडरगो करता है तो इसके जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें प्लॉइडी बदलती नहीं है, क्रोमोसोम नंबर बदलता नहीं है, और 2n ही हमें उसके डॉटर सेल्स में भी मिलेगा। तो माइटोसिस की जो प्रोसेस है इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर न्यूक्लियस की डिवीजन होती है ताकि 2 डॉटर सेल्स बन सके। तो जो कैरियोकाइनेसिस हो रही है यानी न्यूक्लियस का जो डिवीजन हो रहा है, 4 हिस्से होते हैं इसके। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोफेज नाम का एक स्टेज। इस स्टेज में हम देखते हैं कि सेल डिवीजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर प्रोफेज में एक तो जो क्रोमैटिन है यानी डीएनए जो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, एक्सटेंसिव फाइबर्स के फॉर्म में, वो कंडेंस होने लगता है, और स्पिंडल फाइबर्स का भी जो अपरेटस है उसकी असेंबली शुरू हो जाती है। इसके बाद में प्रोफेज के बाद हमारे पास में आता है मेटाफेज। मेटाफेज में हम देखते हैं कि सारा जो हमारे यहाँ पर कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बने हैं वो आके सेल के बीच की तरफ मेटाफेजिक प्लेट पे या इक्वेटोरियल प्लेट पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सेल साइकिल के अगले स्टेप में वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे ताकि 2 अलग अलग न्यूक्लियस बना सकें। तो मेटाफेज के बाद में हमारे पास आता है एनाफेज, और एनाफेज के बाद फाइनली टीलोफेज हमें मिलता है। तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ एनाफेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एनाफेज में मेन इवेंट्स क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर इमेज में भी हम देख सकते हैं एनाफेज हमें नजर आ रहा है। प्रोफेज में क्या होता है कि कंडेंस होता है क्रोमैटिन। इसके बाद में मेटाफेज में यहाँ पर बीच में सेल के बीच की तरफ जो है यहाँ पर अरेंज्ड होते हैं क्रोमोसोम्स। लेकिन एनाफेज में हम देख रहे हैं कि ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर चुके हैं। क्रोमैटिड्स सेल के ऑपोजिट साइड्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो इक्वेटोरियल प्लेट पे इकट्ठे हुए थे मेटाफेज के दौरान, एनाफेज में यही होता है कि इन क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमेयर है, जो इनको आपस में जोड़ के रख रहे हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स को, ये सेंट्रोमेयर्स एक दूसरे से स्प्लिट हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्रोमोसोम्स जो हैं ये सेपरेट हो जाएंगे सेंट्रोमेयर के स्प्लिट होने के बाद, और ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो एनाफेज के यही मेन इवेंट्स हैं। 3 मेन इवेंट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सेंट्रोमेयर्स का स्प्लिट होना, जो कि मेटाफेजिक प्लेट पे इकट्ठे हुए थे, उन क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर्स स्प्लिट हो जाते हैं। इसके बाद में ये क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो क्रोमैटिड्स थे वो सेपरेट हो जाते हैं और ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं ताकि डॉटर सेल्स के क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन कर सकें। फिर फाइनली टीलोफेज में यही होता है कि ऑपोजिट पोल्स की तरफ वो चले गए, उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, और इसके बाद सिर्फ सेल डिवीजन यानी जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन बनता है। जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन बच जाता है, बाकी कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर अकम्प्लिश हो चुकी है। तो एनाफेज के बारे में यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स पढ़कर बता देंगे कि कौन सा इनकरेक्ट है। पहला लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स हैं मेटाफेज प्लेट पे ये स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये बात हमने डिस्कस की ही थी कि क्रोमैटिड्स का सेपरेट होना और सेंट्रोमेयर्स का स्प्लिट होना तो हमारे एनाफेज का मेन इवेंट है ही, तो ये तो करेक्ट है बात। फिर लिखा हुआ है कि हर क्रोमोसोम का जो है सेंट्रोमेयर पोल की तरफ डायरेक्टेड रहता है जैसे जैसे क्रोमोसोम मूव करता है। तो ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आर्म्स हैं ये ट्रेल कर रही हैं बीच की तरफ, सेल के सेंट्रल पार्ट की तरफ, जबकि क्रोमोसोम जो है वो पोल की तरफ है हर केस में, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स उसी के साथ अटैच हुए हैं।
और सेंट्रोमेयर जो है वो पोल की तरफ है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स इसी के साथ अटैच हुए हैं जो इसको पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, तो ये बात भी करेक्ट है। सेंट्रोमेयर पोल की तरफ रहेगा और जो आर्म्स होंगी वो ट्रेल करेंगी, जैसा कि हम देख ही सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पे क्लस्टर हो जाते हैं और डिस्क्रीट एलिमेंट्स की जो इनकी आइडेंटिटी होती है ये लॉस्ट हो जाती है, तो ये बात भी सही है। जब ये उन ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर क्लस्टर होके ये जो हमारे क्रोमैटिड्स ने मूव किया था, ये क्रोमैटिड्स डॉटर सेल के क्रोमोसोम्स बनाएंगे। तो इनकी एक सिंगल क्रोमोसोम की तरह आइडेंटिटी थी वो नहीं रही, अलग होकर अब ये एक नए सेल के क्रोमोसोम्स में बदलने वाले हैं। तो ये बात भी हमारी करेक्ट हो गई, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। लास्ट स्टेटमेंट बस हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है, कह रहे हैं कि ये सेंट्रोमेयर की पोजीशन क्रोमोसोम्स में स्टडी करने के लिए बेस्ट टाइम होता है, बेस्ट स्टेज होती है, लेकिन ये बात गलत है यहाँ पर, क्योंकि अगर हमें अपने ये माइटोटिक डिवीजन में से कोई एक स्टेज चुनना पड़े जहाँ पर हम सबसे क्लियरली माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारे क्रोमोसोम्स को, तो ये होता है मेटाफेज, क्योंकि इसी समय पर पूरी तरह से क्रोमैटिन कंडेंस हो चुका है, क्रोमोसोम्स बन चुके हैं, कोई एक्सटेंसिव फाइबर्स नहीं रहे और कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी बस सेल के बीच की तरफ इक्वेटोरियल प्लेट पर ये अरेंज्ड है, तो इनको इजीली ऑब्जर्व करने का यही मौका बेस्ट है। मेटाफेज में हम क्रोमोसोम्स को और इनके स्ट्रक्चर को सबसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एनाफेज इसके लिए बेस्ट स्टेज नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय पर ये स्प्लिट हो जाते हैं और मूवमेंट शो करते हैं। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट वाला है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स के और इनके सेंट्रोमेयर की स्टडी करने के लिए, इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए बेस्ट स्टेज एनाफेज नहीं बल्कि माइटोसिस का मेटाफेज होता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।